हेलो एवरीवन, मैं डॉक्टर तनुजा कुमारी आप सभी का स्वागत अपने यूट्यूब चैनल में करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसे हम दक्षेस के नाम से जानते हैं, उस पर चर्चा करूंगी। साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन अर्थात सार्क आज अंतर्राष्ट्रीय परिप्रेक्ष्य में, विशेषकर दक्षिण एशियाई परिप्रेक्ष्य में महत्वपूर्ण स्थान रखता है। अगर आपने मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया कर इसे सब्सक्राइब कर लें, जिससे कि मेरे द्वारा भविष्य में अपलोड किए जाने वाले वीडियो से संबंधित नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन दक्षेस या साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन सार्क के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का जब हम अवलोकन करते हैं, तब हम यह देखते हैं कि सार्क दक्षिण एशिया के 8 देशों का एक आर्थिक और राजनीतिक संगठन है। अगर हम इसकी स्थापना की बात करें तो इसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। अगर हम इसके सदस्य देशों की बात करें तो इसके सदस्य देश हैं भारत, बांग्लादेश, नेपाल, मालदीव, पाकिस्तान, श्रीलंका और भूटान। यह सभी 7 देश इसके प्रारंभिक सदस्य रहे हैं। सार्क के 14वें शिखर सम्मेलन, जिसका आयोजन अप्रैल 2007 में किया गया था, अफगानिस्तान को सार्क में 8वें सदस्य देश के रूप में शामिल किया गया था। अगर हम सार्क के ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अवलोकन करें तो हम यह देखते हैं कि इस तरह के राजनीतिक और आर्थिक संगठन के लिए सर्वप्रथम 1970 में बांग्लादेश के राष्ट्रपति जियाउर रहमान के द्वारा प्रस्ताव दिया गया था। 1981 ईस्वी में जियाउर रहमान के इस प्रस्ताव को स्वीकार किया गया तथा 1983 में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन में विदेश मंत्रियों ने इस पर अपनी सहमति दी थी और इस प्रकार से दिसंबर 1985 में सार्क 7 देशों के एक राजनीतिक और आर्थिक संगठन के रूप में वैश्विक पटल पर उपस्थित हुआ। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि सार्क के 9 पर्यवेक्षक सदस्य देश हैं: ऑस्ट्रेलिया, चीन, यूरोपियन यूनियन, ईरान, जापान, रिपब्लिक ऑफ कोरिया, मॉरिशस, म्यांमार और संयुक्त राज्य अमेरिका। सार्क का मुख्यालय काठमांडू में स्थित है तथा प्रत्येक वर्ष 8 दिसंबर को सार्क दिवस का आयोजन किया जाता है। सार्क का संचालन सदस्य देशों के मंत्री परिषद द्वारा नियुक्त महासचिव के माध्यम से किया जाता है। इन महासचिव की नियुक्ति 3 वर्षों के लिए देशों के वर्णमाला क्रम के अनुसार की जाती है। सार्क का प्रमुख उद्देश्य दक्षिण एशियाई देशों में लोक कल्याण के साथ साथ जीवन यापन की गुणवत्ता में सुधार लाना है। दक्षिण एशियाई देशों के बीच सामूहिक आत्मनिर्भरता को बढ़ावा देना और इसे मजबूती प्रदान करना है। आर्थिक, सांस्कृतिक, तकनीकी, नस्लीय और वैज्ञानिक जैसे क्षेत्रों में सक्रिय सहयोग और आपसी सहयोग को बढ़ावा देना है। अन्य विकासशील देशों के साथ मिलकर उन्हें सहयोग प्रदान करना है। आर्थिक विकास, सामाजिक प्रगति और सांस्कृतिक विकास जैसे क्षेत्रों में तेजी लाना और सभी व्यक्तियों को आत्मसम्मान के साथ जीवन व्यतीत करने की सुविधा देना तथा अंतर्राष्ट्रीय मंचों और क्षेत्रीय संगठन के साथ मिलकर काम करना है। सार्क के चार्टर के अनुच्छेद 2 में सार्क के सिद्धांतों का उल्लेख किया गया है। इसमें स्पष्ट रूप से कहा गया है कि सदस्य राष्ट्र एक दूसरे के आंतरिक मामलों में कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे। संगठन के ढांचे के अंतर्गत सहयोग, प्रभु सत्ता संपन्न क्षेत्रीय अखंडता, राजनीतिक स्वतंत्रता, दूसरे देशों के आंतरिक मामलों में हस्तक्षेप न करना तथा आपसी हित के सिद्धांतों का आदर करना शामिल है। सार्क के चार्टर में 10 अनुच्छेद हैं, जिनमें सार्क के उद्देश्यों, सिद्धांतों तथा वित्तीय व्यवस्थाओं का विस्तार से वर्णन किया गया है। भारत के लिए सार्क देशों के साथ संबंध का अत्यधिक महत्व है, क्योंकि सार्क के सभी सदस्य देश भारत के समीपवर्ती पड़ोसी हैं। भारत का विश्वास रहा है कि पड़ोसी देशों में शांति और सुरक्षा आवश्यक रूप से जरूरी है। भारत शांतिपूर्ण सह-अस्तित्व के 5 सिद्धांतों का पालन करता है और सभी प्रकार के संघर्षों एवं विवादों को बातचीत एवं शांतिपूर्ण तरीके से हल करने में विश्वास रखता है। भारत क्षेत्रफल और जनसंख्या की दृष्टि से देखा जाए तो इस क्षेत्र का सबसे बड़ा देश है और यही कारण है कि अंतर्राष्ट्रीय मामलों में
भारत की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अपने शपथ समारोह में हिस्सा लेने के लिए सार्क के सदस्य सभी देशों के राष्ट्रपति को निमंत्रण भेजा था। इस निमंत्रण में यह स्पष्ट संदेश दिया गया था कि भारत में नए राजनीतिक परिस्थिति में दक्षिण एशिया में अपने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों और इस क्षेत्र के एकीकरण को बहुत अधिक महत्व देने जा रहा है। इस समारोह में इस क्षेत्र के सभी राज्य और सरकार प्रमुखों की उपस्थिति ने भारत की मित्रतापूर्ण छवि को उजागर किया है। आज के इस वीडियो में मैं भारत के सारे देशों जो सार्क के हैं उनके साथ भारत का संबंध किस प्रकार का है, इस पर विस्तार से चर्चा करूंगी। भारत के जितने भी सार्क कंट्रीज हैं उनके साथ में रिलेशन के संदर्भ में यदि हम बात करें तो यहाँ पे सबसे पहले मैं अफगानिस्तान का उल्लेख करना चाहूंगी। सार्क सदस्य देश अफगानिस्तान के साथ भारत के संबंधों का जब हम अध्ययन करते हैं तब हम यह देखते हैं कि अफगानिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति करजई के 10 वर्ष के शासनकाल जो 2004 से 2014 का रहा है में अफगानिस्तान के साथ भारत का संबंध काफ़ी सौहार्दपूर्ण रहा है। अफगानिस्तान के स्थायित्व के लिए भारत ने सहयोग करते हुए अफगान सशस्त्र बलों को प्रशिक्षण दिया था तथा अफगानिस्तान को 2 बिलियन अमेरिकी डॉलर की आर्थिक सहायता भी दी थी। अफगानिस्तान के साथ भारत ने सामरिक साझेदारी समझौता 4 अक्टूबर 2011 को किया था। भारत ने बहुउद्देशीय 3 हेलीकॉप्टर Mi-35 अफगानिस्तान को उपलब्ध कराया था जिससे अफगान आतंकवादियों से मुकाबला किया जा सके। मोहम्मद अशरफ गनी ने सितंबर 2014 में अफगानिस्तान के राष्ट्रपति बनने के पश्चात 29 अप्रैल 2015 को भारत का दौरा किया था। अफगान राष्ट्रपति के द्वारा यह प्रयास किया गया था कि भारत और अफगानिस्तान के संबंधों में सुधार आए। 29 अप्रैल 2015 को भारत और अफगानिस्तान के संयुक्त वक्तव्य में अफगान राष्ट्रपति ने भारत के साथ अफगानिस्तान के संबंध के महत्व को स्वीकार किया था। वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने काबुल का दौरा किया था जहां उन्होंने भारत के सहयोग से बने अफगानिस्तान के संसद भवन का उद्घाटन करते हुए अफगानिस्तानी संसद को संबोधित किया था जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान को हर संभव सहायता देने की बात कही थी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे पर डॉक्टर अब्दुल्ला जो दिल्ली में अफगानिस्तान के मुख्य कार्यकारी अधिकारी हैं ने फरवरी 2016 को भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे के बारे में एक वक्तव्य देते हुए कहा, इससे दोनों देशों के बीच सामरिक साझेदारी को पुनः जीवन प्रदान किया गया है। भारत और अफगानिस्तान के संबंध में हम ईरान, अफगानिस्तान और भारत के बीच मई 2016 में हुए त्रिस्तरीय व्यापार और ट्रांजिट कॉरिडोर समझौता का उल्लेख यहाँ पे कर सकते हैं जिसके अंतर्गत चाबहार पोर्ट के विकास करने का लक्ष्य रखा गया था। भारत ने इस चाबहार पोर्ट के संचालन को 2019 में अपने हाथों में ले लिया था। 2016 में भारत सरकार ने 5 वर्षों के लिए अफगानिस्तान में विकास के लिए $1 अरब की सहायता की घोषणा की थी। इसके अंतर्गत $95 लाख के 11 MOU पर 7 जनवरी को हस्ताक्षर किया गया था। भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को अत्यधिक महत्व देता है और यही कारण है कि भारत अफगानिस्तान को लेकर ऐसी किसी भी समझौते के खिलाफ है जिससे वहां की चुनी हुई सरकार की वैधता को कोई खतरा उत्पन्न हो। 2 दशक से अधिक समय से तालिबान के साथ किसी भी तरह के संपर्क का विरोध करने के बाद भारत ने मॉस्को सम्मेलन में 2 पर्यवेक्षक भेजे थे। 2016 में भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने अफगानिस्तान में 30 करोड़ अमेरिकी डॉलर की लागत से बन रहे सलमा बांध परियोजना के उद्घाटन के लिए भी अफगानिस्तान गए थे।
भारत और अफगानिस्तान के संदर्भ में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम यह देखते हैं कि भारत के द्वारा नगर हर प्रांत में कम लागत पर घरों के निर्माण के प्रारंभ करने की योजना बनाई गई है। इसी के साथ भारत अफगानिस्तान को बमियान प्रांत में बंद ए अमीर तक सड़क के निर्माण में सहयोग दे रहा है। इसी के साथ अफगानिस्तान के परवान प्रांत में चारिकार शहर के लिए पीने के पानी के नेटवर्क को बनाने में भारत सहयोग दे रहा है। भारत अफगानिस्तान के साथ अपने संबंधों को एक नया आयाम देने के लिए कंधार में भारत अफगान राष्ट्रीय कृषि विज्ञान और प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय का निर्माण कर रहा है। भारत और अफगानिस्तान के संबंध में वर्तमान परिप्रेक्ष्य में हम देखते हैं कि अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी के लिए 11 सितंबर 2021 की तिथि निर्धारित की है। अगर अमेरिका अफगानिस्तान से अमेरिकी सैनिकों की वापसी हो जाती है तो इससे भारत को खतरा हो सकता है, क्योंकि तालिबान के मजबूत होने पर वह पाकिस्तान के इशारे पर भारत को नुकसान पहुंचा सकता है, क्योंकि भारत अफगानिस्तान में अब तक $3 अरब से ज़्यादा सहायता दे चुका है। नेक्स्ट यहाँ पे यदि हम भारत का जो संबंध रहा है अन्य सार्क कंट्रीज के साथ में, उसमें भूटान भी आता है। भूटान के जो संबंध रहे हैं भारत के साथ में प्रारंभ से ही हम देखते हैं कि अच्छा रहा है, और इसके संबंध में आगे मैं आप लोगों से विस्तार से इसके विषय में चर्चा करूंगी। भारत भूटान के साथ अपने संबंधों को बहुत अधिक महत्व देता है। भारत एक विश्वसनीय और भरोसेमंद मित्र के रूप में भूटान को देखता है। जल विद्युत क्षेत्र और सुरक्षा के क्षेत्र में हम देखते हैं कि भारत ने भूटान के साथ काफ़ी सहयोग स्थापित किया है। भारत अपनी बढ़ती हुई ऊर्जा मांग को पूरा करने के लिए भूटान से बिजली भी खरीद रहा है। 2003 में भूटान ने अपने देश से भारत विरोधी गतिविधियों को समाप्त कर भारत के साथ अपने संबंधों को एक नया आयाम दिया है। साथ ही साथ भूटान ने भारत को यह विश्वास दिलाया है कि भूटान अपने देश में किसी भी ऐसे गतिविधि को नहीं होने देगा जो भारत के राष्ट्रीय हितों के विरुद्ध हो। भारत और भूटान के बीच के संबंध अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2014 में प्रधानमंत्री बनने के पश्चात सबसे पहले भूटान की आधिकारिक यात्रा पर गए थे। प्रधानमंत्री ने अपनी इस यात्रा के लिए भूटान को अपनी स्वाभाविक पसंद के रूप में व्यक्त किया था, क्योंकि उनका विचार था कि इन दोनों देशों के बीच के रिश्ते अत्यंत खास और विशिष्ट हैं। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने भूटान दौरे में भूटान को लेकर भारत की प्रतिबद्धता के प्रति विश्वास को दोहराया था। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने भूटान में भारत की मदद से चल रही परियोजनाओं का उद्घाटन भी किया था, जिसके संदर्भ में हम सुप्रीम कोर्ट की इमारत और 600 मेगावाट की खोलोन गचू पन बिजली परियोजना का उदाहरण दे सकते हैं, जिसकी 40 करोड़ की लागत है। चीन की सेना जब जून 2017 में डोकलाम के पठार में प्रवेश कर गई थी और उसके सैनिक भूटानी सेना के कैंप तक सड़क निर्माण करना चाहते थे, तो भूटान में इसकी सहमति नहीं दी थी तथा भूटान के कहने पर भारत ने इसमें दखल देते हुए चीन को सड़क बनाने से रोका था, और इस दौरान 73 दिनों तक भारत और भूटान में उच्च स्तरीय राजनीतिक सहयोग देखा गया था। क्षेत्रीय सुरक्षा के दृष्टिकोण से भारत और भूटान के रिश्ते अत्यधिक चुनौतीपूर्ण हैं तथा दोनों ही देशों के बीच पनबिजली सहयोग दोनों देशों के लिए काफी महत्व रखता है, जिसमें भविष्य में अपार संभावनाएं विद्यमान हैं। भूटान को भारत इस कोरोना महामारी में पूरा सहयोग दे रहा है। कोविड-19 वैक्सीन को विकसित करने में भी भारत भूटान के साथ मिलकर काम कर रहा है। इसी के साथ हम यह भी देखते हैं कि भारत ने इस वैश्विक महामारी में भूटान को टेस्टिंग किट और दवाएं उपहार के रूप में भी दिया है। भूटान की 12वीं पंचवर्षीय योजना के लिए 4500 करोड़ भारतीय रुपये आवंटित किए गए हैं।
भारत भूटान के मध्य कितना महत्वपूर्ण संबंध कायम है, इसके उदाहरण के रूप में हम यह देखते हैं कि भूटान के आयात और निर्यात का लगभग 80% भारत से ही है। 1972 के इंडिया भूटान ट्रेड एंड ट्रांजिट एग्रीमेंट से दोनों देशों के मध्य व्यापार किया जाता है और दोनों देशों के बीच मुक्त व्यापार समझौता है। इसी के साथ मैं भारत के सार्क देशों के साथ संबंध की आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देती हूँ। अगले वीडियो में मैं भारत के अन्य सार्क देशों के साथ संबंधों पर चर्चा करूंगी। अगर आपको मेरा ये वीडियो सार्क का जो रिलेशन है इंडिया के साथ में पसंद आया हो तो कृपया कर इसे लाइक करें और शेयर करें तथा मेरे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। स्टे कनेक्टेड।